हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग डीएसपी की पाठशाला का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट है, जिसे हम लोग जो है एग्जाम से पहले 18 या 19 तारीख तक इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, आप लोग भी जो है कॉपी लेकर बैठ जाएं और आप लोग भी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलें और देखिए कि आप लोगों का जो है दोस्तों 150 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग भी जो मेरे साथ सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलेंगे और अपने मार्क्स को ज़रूर बताएं कि आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। तो हमारा जो पहला पोर्शन है दोस्तों, ये समान अध्ययन का, इसमें टोटल आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, धौलावीरा लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये आपका दोस्तों धौलावीरा और लोथल ये कौन से राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा और लोथल ये दोनों दोस्तों गुजरात में स्थित है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लोथल क्या था? तो ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो लोथल को कहा जाता था। उसके बाद धौलावीरा दोस्तों, तो धौलावीरा दोस्तों ये अभी करंट से भी रिलेटेड है। धौलावीरा को यूनेस्को के द्वारा जो है भारत का इसे 40वां विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा धौलावीरा को भारत का 40वां विश्व धरोहर घोषित किया गया था। और ये कब? ये वर्ष 2021 में जो है इसे 40वां विश्व धरोहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो अशोक स्तंभ दोस्तों ये इसका संबंध किस स्थान से? तो ये सांची से स्थित है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए खजुराहो दोस्तों, तो खजुराहो का मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में। और इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था खजुराहो के मंदिर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया है? तो इलाहाबाद का किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इलाहाबाद का जो किला है इसका निर्माण अकबर के द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर के बारे में अगर देखा जाए तो दोस्तों, तो इसका जो शासनकाल स्टार्ट होता है कब से? तो 1556 से लेकर ये 1605 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1556 में ही दोस्तों एक फेमस युद्ध होता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पानीपत का दूसरा लड़ाई। ठीक है, पानीपत का दूसरा लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में होता है। और ये किसके किसके बीच होता है? तो ये दोस्तों हेमू और अकबर का जो है उस समय दोस्तों ये काफ़ी बचा था, तो इसका जो सेनापति था बैरम खां इस युद्ध को नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद अकबर से रिलेटेड आपको और भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर ने जो दास प्रथा को कब समाप्त कर दिया था? तो दास प्रथा को दोस्तों इसके द्वारा जो समाप्त किया गया था ये 1562 ईस्वी में। ठीक है, दास प्रथा याद रखिएगा। उसके बाद अगर पूछा जाए इन्होंने जो जजिया कर कब समाप्त किया था? तो अकबर के द्वारा जो जजिया कर लगाया जाता था इसे कब समाप्त किया गया था? ये दोस्तों 1564 ईस्वी में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दास प्रथा कब समाप्त हुआ, जजिया कर कब समाप्त किया गया था? ये 1564 में। उसके बाद दोस्तों अगर पूछा जाए इबादत खाना का निर्माण कब कराया गया था? तो इबादत खाना का निर्माण 1575 में। और इबादत खाना में सभी धर्मों को अलाउ कब किया गया था? तो इबादत खाना में सभी धर्मों को जो अलाउ है ये 1578 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जैसे मजहर की घोषणा कब की गई थी? तो अकबर के द्वारा मजहर का घोषणा 1579 में किया गया था। मजहर की घोषणा कब किया गया था? 1579 में। उसके बाद अकबर ने जो है कौन सा धर्म चलाया था? तो आपका दोस्तों दीन-ए इलाही। ठीक है, दीन-ए इलाही धर्म कब स्टार्ट किया था? तो 1582 में। और दीन-ए इलाही संवत कब स्टार्ट हुआ था? तो 1583 ईस्वी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट है जिसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कि जो है गुजरात अभियान के बाद जो है गुजरात अभियान की जीत की खुशी में किसका निर्माण किया जाता है? तो फतेहपुर सीकरी का। ठीक है, गुजरात अभियान 1571 में जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया जाता है गुजरात अभियान के बाद। तो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार कई जगह पूछा हुआ मिल जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश में संपन्न हुआ कांग्रेस अधिवेशन किसी पिछड़ी ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था? तो ये दोस्तों सीधा ये पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है
कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है दोस्तों, ये फैजपुर का अधिवेशन जो वर्ष 1937 में होता है, ठीक है, 1937 ईस्वी में होता है। फैजपुर में होता है, ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला ये पहला अधिवेशन था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है 1939 का जो अधिवेशन होता है, 1939 का अधिवेशन जो है त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट किस लिए दोस्तों? क्योंकि इसी अधिवेशन में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और जो है गांधी जी के बीच जो है मतभेद हो जाता है, ठीक है। कौन से अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मतभेद हो जाता है? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। इस अधिवेशन में मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्षता से जो है ये हट जाते हैं। उसके बाद जो है इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? कांग्रेस का अध्यक्ष, तो ये राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये आपका कहाँ से? तो ये आपका हुआ था अगस्त क्रांति मैदान से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो है अधिवेशन जो होता है दोस्तों 8 अगस्त 1942 को अधिवेशन होता है बम्बई के ग्वालियर टेक में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे थे? तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्षता करे थे अबुल कलाम आज़ाद करे थे। यहीं से जो है दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को घोषित कर दिया गया और 9 अगस्त से जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। इसी आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने करो या मरो का जो है नारा दिया था। अब इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों एक और चीज़ हुआ था, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के समय चलाया गया था? तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर में क्या था? तो अंग्रेज सैनिक जितने भी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सभी को पकड़कर दोस्तों जेल में बंद कर दिया था। इस आंदोलन के मतलब प्रारंभ होने से पहले, जैसे ये 9 अगस्त को प्रारंभ होने वाला था, तो ये 8 अगस्त के रात से ही सारे जो है जितने भी बड़ा नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये ऑपरेशन कौन सा चला गया था? ऑपरेशन जीरो आवर चला गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को दोस्तों हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आपको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति 1942। उसके बाद एक आपका दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही मिलान करना। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो बांग्लादेश की मुद्रा आप सीधा टाका मारिए, टाका A-3 मतलब A और D, यानी B और C तो नहीं होगा, ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद भूटान को आपको याद होना चाहिए, भूटान का आपका निगल ड्रम होता है, ठीक है। तो D का 1 यहाँ 4 है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश का कौन हो जाएगा? टाका हो जाएगा। भूटान का निगल ड्रम हो जाएगा। म्यांमार का दोस्तों म्यांमार का हो जाएगा कयात और मालदीव का हो जाएगा रुपया, ठीक है, मालदीव में रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारदा भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो शारदा भाषा का जो संबंध दोस्तों ये कश्मीर राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? ठीक है, किस अनुच्छेद में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो वर्णन है अनुच्छेद 51 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायत का गठन के बारे में है। ग्राम पंचायत का गठन किसमें? अनुच्छेद 40 में। उसके बाद आपका अनुच्छेद 48 में क्या है? तो कृषि और पशुपालन का उपबंध। ठीक है, कृषि और पशुपालन संबंधित अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 48। उसके बाद अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में क्या दोस्तों? तो अनुच्छेद 56 जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है। और राष्ट्रपति में क्या? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल ये होगा 5 वर्षों का होगा। ये कहाँ पर इसका वर्णन किया गया था? अनुच्छेद 56 में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा जो है वर्ष 1928 में तैयार करते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति है और भारतीय संघ की रक्षा बलों के सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो भारतीय संघ का जो कार्यकारी शक्ति है दोस्तों और जो भारतीय संघ का जो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान ये किसके पास होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के पास होता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये इसका जो वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 53 के अंतर्गत किया गया है। तो एक बार दोस्तों आप लोग क्विकली जो है राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल है उसको रिवाइज कर लीजिए। जैसे अगर पूछा जाए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये इसका वर्णन कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में क्या है? तो अनुच्छेद 53 में जो है भारत के संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होगी? तो कार्यकारी शक्ति जो है ये आपका दोस्तों किस में होगा? तो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगा। उसके बाद अनुच्छेद 54 में क्या है? तो अनुच्छेद 54 में दोस्तों चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं दोस्तों? तो लोकसभा राज्यसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये जो है ये तीनों जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा, ओनली विधानसभा याद रखिएगा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और उसके बाद पुडुचेरी और आपका दिल्ली का जो है निर्वाचित सदस्य होंगे, उसके जो सदस्य हैं ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे इसका वर्णन कहाँ पर? अनुच्छेद 54 में है। उसके बाद अनुच्छेद 55 में क्या दोस्तों? तो अनुच्छेद 55 में चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है, चुनाव का मतलब चुनाव किस तरह से होगा? तो राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों एकल हस्तांतरित मतदान प्रणाली से होता है, ठीक है, एकल हस्तांतरित मतदान प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये इसका वर्णन कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 55 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 56 तो मैंने बता दिया दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। अनुच्छेद 56 में क्या? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 57 में क्या दोस्तों? तो 57 में री इलेक्शन, ठीक है, राष्ट्रपति का री इलेक्शन या पुनः निर्वाचन किस में वर्णन है? अनुच्छेद 57 में। 58 में क्या है? तो राष्ट्रपति की जो है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अर्हताएं होना चाहिए, उसका वर्णन कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 58 में। 59 में क्या है? तो सेवा और शर्तें, ठीक है, सेवा शर्तें मतलब उस पद के लिए क्या शर्तें होना चाहिए, उसका वर्णन कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 में क्या है कि राष्ट्रपति के शपथ, ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ है ये दोस्तों, इसका वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 60 में। और उसके बाद अनुच्छेद 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को हम लोग किस तरह से उसके पद से हटा सकते हैं, वो जो प्रक्रिया है उसे हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग के नाम से जानते हैं। और अनुच्छेद 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति का क्षमादान से संबंधित है। तो ये सारे जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड आपका आर्टिकल है, जरूर ध्यान में रखें, ये आपका इससे क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश भारत में भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया गया था। तो किस वर्ष दोस्तों बीजेपी का जो है गठन हुआ था? वर्ष 1980 में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर किस नाम से जाना जाता है? तो मध्यवर्ती स्तर दोस्तों इसका जो है हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा पंचायत समिति, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा? तो सबसे ऊंचा जो आपका जिला परिषद हो जाएगा, उसके बाद पंचायत समिति हो जाएगा, उसके बाद ग्राम पंचायत हो जाएगा। ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया है? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, 1957 में। उसके बाद सबसे पहले जो है ये त्रिस्तरीय व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया था? तो ये आपका दोस्तों राजस्थान के नौगढ़ जिले में 1959 में। अब आपका जो है ग्राम पंचायत से संबंधित जो है आपका कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो 243 से, ठीक है, 243 से लेकर आपका 243O तक है। यहाँ पर शायद दोस्तों मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ, तो आप इसे याद रखिएगा। ग्राम पंचायत से रिलेटेड अनुच्छेद 243 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूरब में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पूरब में भारत की सीमा दोस्तों पूरब, इस यहाँ पर जो है भारत का सीमा किसके साथ लगेगा? तो एक तो म्यांमार हो जाएगा और उसके बाद एक तो आपका दोस्तों बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। तो पूरब में भारत की सीमा किसके साथ लगेगा? तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। भारत जो है बांग्लादेश के साथ अपना सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। सबसे छोटा बाउंड्री किसके साथ लगा हुआ है? तो सबसे छोटा बाउंड्री दोस्तों अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित जलप्रपात दोस्तों दूध सागर है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दूध सागर। ये जो जलप्रपात है कौन सी नदी पर है दोस्तों? मांडवी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? ये सुबनाश्री हो जाएगा, मानस हो जाएगा, धनश्री हो जाएगा। ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदी है। इंद्रावती ये नहीं है दोस्तों। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक गहरी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मेफिक आग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है। तो ये कौन सी मिट्टी के बारे में कहा जा रहा है? तो ये लेटराइट मिट्टी के बारे में कहा जा रहा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग कौन सा है? तो भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग कौन सा है दोस्तों? तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जाता है? तो जीडीपी सूचकांक से दोस्तों हम लोग किसका मापन करते हैं? तो देश के आर्थिक विकास का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजय बैंक और देना बैंक का समामेलन या उसको जो है विलय कब कर दिया गया था? ठीक है, विजय बैंक और देना बैंक का जो है विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किस वर्ष किया गया था? ये दोस्तों किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 1 अप्रैल 2019 को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही हो तो देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा? तो यदि दोस्तों अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है तो देश का जो सेंट्रल बैंक होगा वो क्या करेंगे? रेट जो है दर का जो रेट है वो बढ़ा देंगे और पैसे की लागत को भी, जिससे जो है पैसे की लागत बढ़ जाएगी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपको पता कि ये जो मुद्रास्फीति है ये कब होता है? मुद्रास्फीति कब होता है देश में? तो जब आपका है क्या हो जाएगा, डिमांड आपका ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा और आपका सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका बाजार में वस्तु कम हो जाएगी और उस वस्तु का जो है मांग बढ़ जाएगा। ठीक है, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों कि यहाँ पर जो है लोगों के पास पैसा अधिक आ गया होगा, तभी तो हर चीज़ का वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, आप इससे समझिए कि जैसे आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो हर चीज़ का, हर वस्तु का डिमांड करने लगेंगे। तो इसका मतलब मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है लोगों के पास पैसा अधिक आ गया, तो लोगों के पास पैसा अधिक आने की वजह से क्या हो गया, जो करेंसी का वैल्यू है वो घट जाएगा। ठीक है, वैल्यू जो है किसका घट जाएगा? करेंसी का वैल्यू घट जाएगा। इसे आप इस तरह से याद रखिएगा। जैसे ही मुद्रास्फीति आया मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया। ज़्यादा पैसा आने की वजह से क्या हुआ, वस्तुओं का डिमांड बढ़ गया, बट उस हिसाब से उसका सप्लाई नहीं हो रहा। तो ये मुद्रास्फीति का कंडीशन कब होगा? डिमांड बढ़ जाएगा लेकिन सप्लाई कम हो जाएगा। और डिमांड बढ़ने का मतलब क्या हो गया? सीधा मतलब हो गया आपके पास पैसा ज़्यादा हो गया। पैसा ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, उस करेंसी का जो है वैल्यू घट जाएगा। ठीक है, वैल्यू घट जाएगा। तो ये अब दोस्तों इसको हमको कम करना है। तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा? तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो रेट है, जो बाजार में जितना भी पैसा है वहाँ से पैसा को हमको निकालना पड़ेगा। तो पैसा निकालने के लिए क्या करेगा दोस्तों, जो सेंट्रल बैंक है वो रेट को बढ़ा देगा। जैसे ही रेट को बढ़ाएगा धीरे धीरे बाजार से पैसा कम होगा, और जैसे धीरे धीरे बाजार से पैसा कम होगा तो ये दोस्तों क्या होगा कि आपके पास पैसा कम होगा, तो पैसा जैसे ही आपके पास कम होगा तो पैसे का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये मुद्रास्फीति, ये सारे टर्म एंड कंडीशन को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुरी, बंगाल और पावा किस राज्य का लोक वाद्य यंत्र है? तो तुरी, बंगाल और पावा ये दोस्तों गुजरात का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो एसएसबी का जो स्थापना दिवस दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो स्थापना होता है 1 दिसंबर 1965 को किया जाता है। ठीक है, एसएसबी का जो है स्थापना किस वर्ष? तो 1 दिसंबर 1965 को। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये चेरी पिकिंग दोस्तों ये बास्केटबॉल से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए? तो ये रोहित शर्मा हो जाएंगे दोस्तों। ये वर्ष 2007 के T20 से लेकर अभी 2024 तक के T20 को खेल चुके हैं, और इस बार का जो T20 रोहित शर्मा के कप्तानी में जीत लिया गया है। इस बार का T20 कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो वेस्ट इंडीज़ और आपका
वेस्ट इंडीज़ और यूएसए ने जो है इस बार का T20 होस्ट कराया था। इस बार का T20 फाइनल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था, जिसमें इंडिया ने ये टाइटल जीत लिया अपने नाम। इंडिया ने T20 जो वर्ल्ड कप है ये 2 बार जीता है अब तक, एक बार जो है महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला? तो ये 2 शहर कौन हो जाएंगे? तो वाराणसी और प्रयागराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में कुछ उपन्यासकों को उपन्यास रेक्यूम इन रागी जानकी, ठीक है, रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए जो है अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो अंग्रेजी भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार ये नीलम शरण गौर को मिला है। और किस उपन्यास के लिए? तो रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है जिसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2024 में दिया गया था? ये कौन सा था दोस्तों? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। महतरी वंदना योजना किस राज्य सरकार का है? तो ये आपका दोस्तों छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, महतरी वंदना योजना। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये तो फातिमा बीबी हो जाएंगे। ये स्टैटिक जी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में आयोजित T20 वर्ल्ड कप जिनकी विजेता भारत टीम बनी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया दोस्तों? तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे ये जसप्रीत बुमराह रहे। और उस समय जो है मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? तो मैन ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली बने थे, ठीक है, लेकिन ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बन गया? तो जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 30 जो है समान अध्ययन के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताया दोस्तों कि आप लोगों ने जो है 30 में कितना मार्क्स जो है अटेंड कर पाएँ सही। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों समान विज्ञान की तरफ। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग में कौन सा शब्द जुड़ा नहीं हुआ है? तो हर्ट्ज दोस्तों ये ध्वनि का यूनिट हो जाएगा। डेसिबल ध्वनि का शोर को मापता है। मैक ध्वनि की स्पीड को मापता है। कैंडेला ये दोस्तों इससे रिलेटेड नहीं है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कैंडेला किससे रिलेटेड है? तो ये ज्योति तीव्रता से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा के द्वारा ध्यान में रखा जाता है जिसे कहते हैं। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो P = mv। तो द्रव्यमान और वेग, तो ये क्या हो जाएगा? P, ये संवेग होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाती है तो उनके बीच का आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो ये आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण F के बारे में पूछ रहे थे जी, m1 m2/r²। अगर ये r² को 3 गुना कर दिया जाए तो इसका जो है बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो इसका जो है ये दोस्तों कितना हो जाएगा? तो मूल का 9वां भाग हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? तो विद्युत चालक में जो दोस्तों विद्युत धारा की तुलना हम लोग जो नदी की जल धाराओं से कर सकते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया? तो इंडक्शन मोटर का आविष्कार दोस्तों ये निकोला टेस्ला के द्वारा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जेलबर्ट ने किसका खोज किया था दोस्तों? तो टीवी का। थॉमस सेवरी ने दोस्तों ये स्टीम इंजन का खोज किया था जिसे हम लोग भाप इंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता? तो ये दोस्तों आपका ये किसके बारे में? एकीकृत परिपथ मतलब आईसी सर्किट जो है इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर किसका यूज नहीं होता? तो हम लोग डायोड का यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर, ट्रायोड का भी यूज होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो दोस्तों आईसी के अंदर नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो पानी के एक अणु में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, तो हाइड्रोजन ये दोस्तों पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, एस और जो आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? इसका द्रव्यमान 16, तो ये 1:8 हो जाएगा, ठीक है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिमाणों को कब प्रकाशित किया जिससे यह पता चलता है कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन क्रोट के चलते पराकिरणन होता है? तो ये दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो ये गोल्ड फॉइल जो है एक्सपेरिमेंट कब किया जाता है? तो ये वर्ष 1911 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार का बंधन हो सकता है? तो ये सल्फर और क्लोरीन दोनों जो नेगेटिव वाले हैं तो इनके बीच जो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक
परमाणु तत्व हैं। तो ये कौन से ऐसे समूह हो जाएंगे दोस्तों? समूह 18 के बारे में ये बात किया जा रहा है। समूह 18 ऐसे तत्व हैं जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले होते हैं और ये दोस्तों गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणुक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है? ये दोस्तों नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले विलयन को किस रूप में जाना जाता है? तो पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% के विलयन को हम लोग दोस्तों सिरका के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबीय आकार की होती है। ठीक है, अमीबीय आकार की होती है, तो ये कौन सा कोशिका हो जाएगा दोस्तों? ये लाल रक्त कोशिका हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका का जो आकार होता है ये दोस्तों आपका अमीबा के आकार का होता है। लाल रक्त कोशिका का जो आकार ये कैसा होता है? तो उभय उत्तल आकार का ये होता है, मतलब ये इस तरह से गोल होगा और बीच में चपटा टाइप से होगा। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? यहाँ प्राकृतिक ज्वाला मंदक मतलब जो है ये आपका दहन वाले वस्तु को क्या है, उसके जलने को रोकता है। ठीक है, मंदक का मतलब होता है उसको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो प्राकृतिक ज्वाला मंदक यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों ये डीएनए हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों डीएनए में जो है नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन बेस के वजह से यहाँ पर अमोनिया का निर्माण होता है, जो दोस्तों जो है दहन को जो है धीमा कर देता है। इसलिए जो है एक प्राकृतिक ज्वालक मंदक कौन हो जाएगा? तो डीएनए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन आपका मतलब अगर आप डीपली नहीं पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो ये किस जगत के जो है कौन से जगत के जीव होते हैं जिसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो ये मोनेरा जगत हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यकृत जो है पित्त स्रावित करता है, ये बिल्कुल सही है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी सही है। यकृत बाईं ओर नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। यकृत आपका दोस्तों दाईं ओर होता है, तो ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यकृत का जो लाल भूरे रंग का होता है ये भी आपका सही है। यकृत का कलर कैसा है? लाल भूरे रंग का होता है। डेंड्रोन और एक्सोन किसका भाग होता है? तो डेंड्रोन और एक्सोन दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो जल में घुलनशील तो विटामिन आपको पता है दोस्तों बी और सी, बी वाला जितना भी कॉम्प्लेक्स होगा वो जल में और सी। तो यहाँ पर लेकिन ये पूछ रहा कौन सा ऐसा घुलनशील विटामिन है जो यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो यकृत में ये दोस्तों विटामिन B12 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़कों में बढ़ते कंठ के गले के बाहर निकले हुए भाग को डैश के रूप में देखा जा सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये दोस्तों आपका कंठ या एडम एप्पल कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंथोसीरोम का कैप्सूल एंथोसीरोम के फ्यूनेरिया से भिन्न होता है क्योंकि उसमें होता है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों? तो कैलियोमेला होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा साइंस का जो है क्वेश्चन खत्म होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आप लोगों का जो है साइंस में कितना मार्क्स आया। ठीक है, 30-50 क्वेश्चन हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने आगे की क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैथ का क्वेश्चन अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर आप लोग मैथ के क्वेश्चन को सारे देख लीजिए एक बार, और आप लोग कोशिश करें कि ये जो मैथ के क्वेश्चन है पॉज करके एक बार आप लोग बना लें। ये 65 नंबर है, उसके बाद 66 है, 67, 68, 69 और 70। ये सारे मैथ के क्वेश्चन है। रीजनिंग के भी क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सेम है? 21, 66, 32, 99।
उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला पर है, उसके बाद 73 नंबर, 74 नंबर, 75 नंबर, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन 19, ये भी आपका प्रतिबिंब से रिलेटेड है। चलिए अब हम लोग अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आईसी चिप के द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो आईसी चिप के द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों ये IBM सिस्टम 360, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? इनपुट में दोस्तों क्या क्या होता है? तो डेटा को कैप्चर करना होता है, डेटा का स्टोर करना होता है, इनकोडिंग करना होता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, निर्देश यानी जो आपका इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग शो कर देंगे तो ये इनपुट में नहीं आ जाएगा, ये फिर आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, प्रदर्शन मतलब आपका शो, तो अगर आप कोई चीज़ को प्रोसेस करके उसको शो कर दिए वो तो आउटपुट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किस प्रकार के प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का प्रयोग करता है? तो प्रकाश का प्रयोग सीधा दोस्तों आपका लेजर प्रिंटर हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा का यूज कर रहा हो तो तब वे कहाँ रखा जाते हैं? जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा का यूज कर रहा होता है तो ये दोस्तों ये कहाँ पर होते हैं? तो ये मेन मेमोरी में होते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मुख्य स्मृति यानी मेन मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कौन कार्य करता है? तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच जो है बफर का काम ये दोस्तों आपका कैच मेमोरी करता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्यों करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम और डेटा के सेट को क्या किस नाम से जानते हैं? तो प्रोग्राम और डेटा के सेट को सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा में कंपाइलर क्या होता है दोस्तों? तो कंपाइलर दोस्तों ये आपका ट्रांसलेटर है, तो ये क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी स्तरीय भाषा में ये क्या करता है? ट्रांसलेट करता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका फ्लो चार्ट में जो आयत है ये क्या दर्शाता है? तो फ्लो चार्ट में जो आयत है ये दोस्तों किसको दर्शाता है? तो फ्लो चार्ट का जो आयत है ये दोस्तों प्रोसेस को दर्शाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लो चार्ट में जो आयत है ये किसको दर्शाता है? तो प्रोसेस को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी सेकेंड और समय जोन के साथ दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो इंटीजर का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान डेटा किस्मों वाले विभिन्न अवयवों का संग्रहण कहलाता है? तो कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप्स। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग मैट्रिक कहते हैं, यानी अवयवी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? तो कंप्यूटर के लिए जो है ये कंप्यूटर शब्द के निर्माण से कौन सा आकार का यूज नहीं होगा? तो ये दोस्तों हमेशा 2 का पार वाला होगा, तो ये आपका 64 बनेगा, 8 बनेगा, 16 बनेगा, 28 नहीं होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 प्रमुख लॉजिक ऑपरेशन कौन है? तो 3 प्रमुख लॉजिक ऑपरेशन एंड और नॉट हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब एंड और नॉट के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। जैसे एंडिंग करेंगे, एंडिंग का मतलब हो गया दोस्तों गुना। ठीक है, यदि हम ए और बी इसमें इनपुट देंगे तो ये क्या देगा? तो ए इंटू बी देगा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों ये पूछता कि इसमें आउटपुट कब हाई मिलेगा? तो इसमें आउटपुट एक ही कंडीशन में हाई मिलेगा, जब ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1 होगा तभी इसमें जो है दोस्तों आउटपुट 1 मिलेगा। बाकी सब कंडीशन में जो इसमें जो है आउटपुट 0 होगा। उसके बाद और का सिंबल याद रखिए, और का सिंबल इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ऑरिंग का मतलब होता है दोस्तों सम। ठीक है, ए और बी को जोड़ देना। ठीक है, आउटपुट यानी इनपुट अगर ए और बी दिए तो आउटपुट क्या मिलेगा? जुट कर मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। अब इसमें आउटपुट हाई क्या होता है दोस्तों? तो इसमें आउटपुट हर कंडीशन में हाई होता है। जैसे 1 दिए 0 दिए तो आउटपुट 1 ही मिलेगा, 0 दिए 1 दिए तो आउटपुट 1 मिलेगा। और उसके बाद
वन वन दिए तो आउटपुट वन मिलेगा। इसमें आउटपुट जो है एक ही कंडीशन में लो होगा, जब ए और बी दोनों का वैल्यू जो है 0 0 होगा। दोनों का वैल्यू 0 0 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। उसके बाद आप नॉट का भी याद रखिए, नॉट गेट का सिंबल इस तरह से बनता है। नॉट ये दोस्तों कंप्लीमेंट जो है इसका आउटपुट जो होगा इनपुट का कंप्लीमेंट होगा, यानी ए अगर दिए तो ए बार मिलेगा, मतलब 0 दिए तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 दिए तो 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है अर्धद्वैत संचार यानी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का एक डिवाइस है। ठीक है, कौन सा जो है हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है, तो हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण दोस्तों वॉकी टॉकी। इसमें एट अ टाइम एक ही लोग बोलेगा, दूसरा सुनेगा। ठीक है, दोनों एक साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए दोस्तों हम लोग ब्रिज का यूज करते हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और डिफरेंट प्रोटोकॉल के नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो गेटवे का यूज करते हैं। राउटर क्या है दोस्तों, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए किया जाता है, तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का यूज मॉडेम के द्वारा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। गूगल क्रोम में नए टैब खोलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा शॉर्टकट की, तो गूगल क्रोम में नए टैब खोलने के लिए दोस्तों हम लोग जो शॉर्टकट की यूज करते हैं ये कंट्रोल प्लस टी हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों विंडोज़ सीई हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट है, तो वर्ड और एमएस एसएस हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है, तो के नियरेस्ट नाइबर। ठीक है, के नियरेस्ट नाइबर इसका दूसरा नाम है। 3G 4G 5G में जी का फुल फॉर्म क्या है, तो जनरेशन हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी समाप्त करते हैं। अब चलते हैं हम लोग झारखंड जीके की तरफ। तो पहला ही क्वेश्चन अब दोस्तों हम लोग का मिलान करना है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष होता है, तो उन्नति समाज 1915 में। उसके बाद आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा कब बनता है दोस्तों, तो ये 1938 में। झारखंड पार्टी आदिवासी महासभा का नाम चेंज करके 1949 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में। और आजसू पार्टी का जो गठन है वर्ष 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो अकबरनामा में दोस्तों छोटा नागपुर का जो उल्लेख है ये झारखंड नाम से मिला, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पुंडरीक पशु भूमि ये कहाँ पर है दोस्तों, तो पुंडरीक पशु भूमि दोस्तों ये महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक या पशु भूमि कहा गया है। खुखरा या खोखरा ये तुझके जहांगीरी में कहा गया है। ठीक है, खुखरा या खोखरा। उसके बाद कोकरा भी ये दोस्तों मुगल काल में आपको ढेर सारा नाम मिलेंगे। खुखरा मिल जाएगा, खोखरा मिल जाएगा, कुकरा मिल जाएगा और झारखंड मिल जाएगा। ये सारे नाम आपका मुगल काल में था। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था, तो ये दौसा में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दौसा किसकी राजधानी थी, तो दुर्जन साल की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन के कालक्रम अनुसार सजाना है। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन कब कब हुआ था उसके बारे में उसके अनुसार ही सजाना है। तो भूमिज विद्रोह दोस्तों, तो भूमिज विद्रोह ये कब होता है, तो भूमिज विद्रोह आपका 1832-33 में होता है भूमिज विद्रोह। खरवार विद्रोह ये दोस्तों 1874 में हो गया। मुंडा विद्रोह ये 1895 से लेकर 1900 के बीच में चलता है। टाना भगत 1914 में। उसके बाद संथाल विद्रोह ये 1855 से लेकर 56 तक चलता है। और पहाड़िया विद्रोह दोस्तों ये कब, तो ये 1772 में स्टार्ट होता है ना, 1772 से लेकर 1782 तक। ठीक है, तो सबसे पहले कौन स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले आपका दोस्तों पहाड़िया विद्रोह और सबसे अंत में टाना विद्रोह। मतलब 6 पहले और 4 अंत में खोजिए, 6 पहले 4 अंत में, ये नहीं है 6 पहले 4 अंत में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया 2020-21 के अनुसार झारखंड में कुल कितने कोयला खदान है, तो ये 113 कोयला खदान है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राइम कुकिंग कोयल का एकमात्र उत्पादन झारखंड में किया जाता है। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है, तो ये दोस्तों बिहार के साथ हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ये दोस्तों बोकारो है, चंद्रपुरा है, दुर्गापुर भी है, पतरातू नहीं हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? पद्म पुरस्कार 2023 डॉक्टर जन्म सिंह सोय, ये सही है। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 निवेदिता डांग, ये भी आपका सही है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 ये मुन्नी देवी, ये भी आपका सही है। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 विनोद सिंह, ये आपका गलत हो जाएगा। विनोद सिंह को दोस्तों उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार ये 2022 में मिलता है। 2023 का दोस्तों किसे मिला? तो रामचंद्र सिंह को मिला है 2023 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत किस वन्यजीव अभयारण्य में से हुई थी? तो हाथी परियोजना दोस्तों ये दलमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम से किया गया था 1992 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के बोए गए क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग किस फसल की खेती की जाती है? तो 60% भाग पर ये दोस्तों किस फसल की खेती की जाती है? धान, धान के बाद मक्का, मक्का के बाद आपका गेहूँ। तो सबसे सर्वप्रमुख फसल कौन सा है? धान, धान के बाद आपका मक्का और उसके बाद गेहूँ हो जाएगा। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग किस विभाग के अंतर्गत पड़ता है? तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का जो अधिकांश है दोस्तों ये काव और CW में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदय का पूर्ण रूप क्या है? तो उदय का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना हो जाएगा, उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उदय योजना कब स्टार्ट होता है दोस्तों? तो ये जो है योजना कब आया था? तो 5 नवंबर 2015 को, ये योजना 5 नवंबर 2015 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए बिरसा का गठन किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये दोस्तों मुख्यमंत्री सारथी योजना कब आया? तो 15 जुलाई 2023 को ये योजना स्टार्ट हुआ था। मुख्यमंत्री सारथी योजना 15 जुलाई 2023। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी JSDMA, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका जो गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2010 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड में कौन सा खान एशिया का सबसे बड़ी लोहे की खान है? तो ये चिरैया खान हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चिरैया खान, वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड राज्य निम्नलिखित में से कौन से 2 जिला पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो झारखंड के कौन से 2 जिले हैं जो पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो ये आपका गुमला और लोहरदगा हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड के 90% भाग पर लाल मिट्टी पाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासी का प्रतिशत 1931 में 50% से अधिक था, जो वर्ष 2011 में घटकर अब कितना परसेंट हो गया है? तो 26.2%, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन सा जनजाति पाया जाता है दोस्तों झारखंड में? तो सबसे ज़्यादा जो जनजाति है ये संथाल जनजाति पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें नंबर पर कौन कौन से जनजाति आते हैं। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट जब तक हम लोग देखते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए का लाभ मिलेगा? तो ये दोस्तों 2300 रुपये का। और झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना ये किस वर्ष? तो ये 2020 और 21 में स्टार्ट हुआ था, 2020-21 में ये योजना स्टार्ट किया गया था। सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह पर्व कृषि के प्रारंभ करने से पूर्व मनाया जाता है, सही है। इसमें पाहन करम डाल की पूजा करते नहीं, इसमें जो दोस्तों सरना स्थल में जो है सरना स्थल में पूजा किया जाता है, ना कि करम डाल का, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गिरिया कहलाता है, ये भी आपका कथन सही है। या फूलों का पर्व है, ये भी सही है। इसमें पाहन दोस्तों जो है सरहुल फूल का पूजा करता है सरना स्थल में, और ये आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह के तृतीय शुक्ल पक्ष में ये जो है पर्व को मनाया जाता है। जादोपटिया शैली के चित्रकार को संथाल भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये जादो कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जनजातीय भाषा के संबंध में, ठीक है, ये जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा के आधार पर जनजातियों के 2 वर्गों में रखा गया है, एक तो आस्ट्रिक मुंडा भाषा और द्रविडियन भाषा, तो ये आपका सही हो जाएगा।
द्रविडियन में दोस्तों कुड़ुक, उरांव, मालतो, सुरैया पहाड़िया भाषा शामिल है, ये भी सही है। द्रविडियन भाषा परिवार में आपका कुड़ुक हो जाएगा, मालतो में सुरैया पहाड़िया भाषाएं शामिल हो जाएंगी। अन्य भाषाएं बोली को आस्टिक भाषा या मुंडा भाषा में शामिल किया गया, ये भी सही है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी कथन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भारत उन देशों में से एक है जहां 1894 ईस्वी में वन नीति लागू हो गया था, ये सही है। 1894 ईस्वी में वन नीति को 1952 और 1988 में संशोधित किया गया, ये भी सही है। 1988 में संशोधित वन नीति के मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास था, ये भी आपका कथन सही है। तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया? तो रामायण में दोस्तों सुमागधी के नाम से किसे जाना गया? तो सकरी नदी को, जो अपने मार्ग को बदलने के लिए काफ़ी फेमस है झारखंड में। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? ठीक है, कब शामिल किया गया? तो ये वर्ष 2004 में। अरे ये दोस्तों किस वर्ष इसका संशोधन हुआ था? तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2003 में जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसे जो लागू 2004 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन गलत है? तो झारखंड की सबसे उत्तरी जिला गोड्डा, तो ये पहला ही कथन गलत हो जाएगा। झारखंड का जो सबसे उत्तरी जिला है ये दोस्तों साहेबगंज हो जाएगा। पूर्वी जिला पाकुड़ है। झारखंड बिहार के दक्षिण में स्थित है। झारखंड के 2 जिला की सीमा राज्य किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करती, ये कौन कौन है? तो खूंटी और लोहरदगा। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का मतलब क्या था? उलगुलान का मतलब होता है दोस्तों महान विद्रोह। बिरसा आंदोलन 1895 से 1900 के बीच में चला था विद्रोह। अग्नई क्या है? अग्नई एक तरह का लोक नृत्य है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे होता है? तो झारखंड में दोस्तों मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होता है, एक तो आपका अरब सागर वाला और आपका बंगाल का खाड़ी। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे अधिक किससे वर्षा प्राप्त होता है, तो बंगाल की खाड़ी से होता है। सिंदरी रासायनिक कारखाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंदरी रासायनिक कारखाना दोस्तों ये आपका दामोदर नदी के किनारे स्थित है। सिंदरी रासायनिक कारखाना का जो है कब बना था? वर्ष 1991 ईस्वी में बना था। टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है? तो टिस्को को दोस्तों ये नवा मुंडी से हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या 4345 है, ये सही है। झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2074 है, ये भी आपका सही है। अधिसूचित ग्राम सभाओं में बैठक की कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/4 होता है, ये आपका गलत है। तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी ये दोनों सही हो जाएंगे। झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान दोस्तों ये बोकारो जिला में है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के जंगलों में आग लगने का समस्या का कारण? तो शुष्क पतझड़ वन हो जाएगा, महुआ हो जाएगा और पर्यटन हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड भूकंप जोन के संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से किस जोन में आता है? तो झारखंड जो तो तीन जोन में आएगा, तो ये जोन 2 हो जाएगा, जोन 3 हो जाएगा और जोन 4 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब जोन 2 में कितना जिला है दोस्तों? तो जोन 2 में 7 जिले हैं, ये कौन कौन है? तो रांची हो जाएगा, लोहरदगा, खूंटी, रांची, लोहरदगा, खूंटी, उसके बाद गुमला के बाद दोस्तों आपका रामगढ़ के बाद आपका ईस्ट सिंहभूम याद रखिए और वेस्ट सिंहभूम याद रखिए। ठीक है, जोन 2 में कौन से कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं, रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। जोन 3 में कितना जिला है? तो 15 जिला है। और जोन 2 में कितना जिला है? तो जोन 4 में 2 जिला है। ठीक है, 4 में 2 जिला, ये कौन कौन है? तो गोड्डा और साहेबगंज। ठीक है, तो 7 दूनी 9 हो गया और ये 15 इसमें, तो 15, तो ये 9 जिला को याद रखिए, बाकी 15 वाला रहने दीजिए, वो आएगा तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट झारखंड 2021 के अनुसार सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक खुले में वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है दोस्तों ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किन्हें झारखंड का पक्षी मैन कहा जाता है? पक्षी विज्ञानी या बर्डमैन कहा जाता है, ये पन्ना लाल को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020-21 में झारखंड में लौह अयस्क देश का 16.89% उत्पादित हुआ है। इस दृष्टिकोण से झारखंड में देश का कौन सा स्थान है? तो उत्पादन के दृष्टि से झारखंड का जो रैंक है दोस्तों ये देश में ये चौथा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बट दोस्तों ये जो उड़ान पब्लिकेशन में दूसरा दिया हुआ है, तो ये आप लोग एक बार कंफर्म करके बता दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपका बूढ़ा पहाड़ से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव झारखंड सरकार के किस योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है? तो ये आपका सावित्री बाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना, जो वर्ष 2022 में जो है ये चलता है। ये दोस्तों ये किसका बदला हुआ नाम है? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का बदला हुआ नाम है, जिसे हेमंत सरकार ने 2022 में चेंज कर दिया था। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना दोस्तों ये रघुवर सरकार के द्वारा लाया गया था, बट 2022 में इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, सावित्री बाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 150 का क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर हो गया 110 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, 110 में कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।